एवरीवन, मैं प्रवीण आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टीचर्स मंजिल आपकी राह हमारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 2 सितंबर 2023 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संचालन संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये श्रीलंका है। श्रीलंका पर फीफा ने प्रतिबंध लगा दिया था, अब उसको हटा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देश को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ब्रिक्स ने 6 नए देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, और ये 6 नए देश हैं मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स में ये 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये जो 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ये हुआ है साउथ अफ्रीका में, और इनका सीक्वेंस के रूप में चलता रहता है। फिर अगला जो 2024 का सम्मेलन होगा वो फिर ब्राजील करेगा, फिर रसिया, इंडिया, चाइना, और ये हर एक साल में, मतलब हर साल होता रहता है, और अलग अलग देश इसी सीक्वेंस में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार द्वारा रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है ब्राजील। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरेंद्र सक्सेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किसे गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये किया है P चिदम्बरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए मयंक जोशी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उमेश रेवांकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ये की जा रही है कश्मीर के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCCI अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैच का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जो है BCCI अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैच जितने भी होंगे उसका एक टाइटल स्पॉन्सर बना है। अब अगले 3 साल तक ये कोई भी जो भारत में खेला जाने वाला राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, घरेलू जितने भी मैच हैं उसका ये टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है। IDFC फर्स्ट बैंक एक भारतीय प्राइवेट बैंक है, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और V वैद्यनाथ इसके MD और CEO हैं। ये कुछ जानकारी थी IDFC बैंक के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य आहार में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2023 की इसकी थीम है सभी के लिए किफायती व स्वस्थ आहार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को शुरू किया था। तो ये 1982 में शुरू हुआ है, और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, और इसको शुरू करने में खाद्य और पोषण बोर्ड ने इसको शुरू किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पे।
तो कहीं ना कहीं इसका पर्पज है कि ये जो हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक इतनी ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम की जाए और सबको किफ़ायती और स्वस्थ आहार मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किसने की? तो अमृत कलश यात्रा की शुरुआत अमित शाह जी ने नई दिल्ली से की। ये जो यात्रा है ये देश के वीर शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में 9 अगस्त को इस अभियान की घोषणा की गई थी। तो ये हमारे देश के जो वीर पुरुष या महिला जो शहीद हैं उनके सम्मान में किया गया और 9 अगस्त को इस अभियान की घोषणा की गई थी। देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी और इसके तहत देश के सभी क्षेत्रों से मिट्टी दिल्ली की अमृत वाटिका में लाई जाएगी और फिर अमृत वाटिका, यहाँ पे अमृत होगा, अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया और उस समय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे। तो ये जो राज्यपाल है इनका भी नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? तो ये मुंबई में लागू किया गया और ये जो है गृह मंत्रालय की एक परियोजना है। इसके तहत इस साल मुंबई में पुलिस ने 5000 से अधिक नाबालिगों को बचाया ऑपरेशन मुस्कान के तहत। और ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये सीमा पहले 200 थी, अब इसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाडली बहन योजना किस राज्य की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की योजना है लाडली बहन योजना। इस योजना की बात करें तो इसकी जो वित्तीय सहायता थी प्रति महीने 1000 रुपये थी और इसको 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और इस योजना का लाभ जो है वो 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए वही उठा पाएंगी और इसमें ऐसी महिलाएं या स्कूल या कॉलेज की लड़कियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जया वर्मा सिन्हा जी को और ये जो है इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगे, मतलब इनसे पहले अनिल कुमार लाहौटी थे, तो ये भी याद रखिएगा आप। और अब इनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सेना के अधिकारियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो यह है गैबान में। गैबान देश की बात करें तो अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों देश में से एक है। जनरल ब्राइस ओलीगुई गुएमा को अपना नेता घोषित किया, मतलब जब सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो जनरल ब्राइस ओलीगुई गुएमा को अपना नेता घोषित कर दिया और अली बोंगो ओंडीबा को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा किया, मतलब ये दोबारा राष्ट्रपति चुने गए तो सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। शायद इनके राष्ट्रपति चुने जाने से सेना खुश नहीं होगी। आगे बात करें तो मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। ये जो गैबान है ये मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी राजधानी लिब्रेविले है। और इसकी सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं देख लेते हैं। गिनी, कैमरून, कांगो गणराज्य और गिनी की खाड़ी के साथ इसकी सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक्स पुस्तक जारी की? तो इसको जारी किया धर्मेंद्र प्रधान ने। इस पुस्तक को एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और इसका उद्देश्य है कि देश भर में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना है और यह विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों में वितरित की जाएगी और यह हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम सहित और भी कई भाषाओं में उपलब्ध है। भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट
आर रवि कन्नन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इनकी बात करें तो इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को जीता है। और यह असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर के डॉक्टर होते हैं। आगे बात करें, उन्हें जन केंद्रित और गरीब समर्थक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने अच्छा काम किया है कैंसर के उपचार में असम में, तो इनको इसीलिए सम्मानित किया गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए, आप इसको याद रखिएगा। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रति वर्ष दिया जाता है। इंडिविजुअल को भी मिल सकता है या फिर किसी संगठन को भी मिल सकता है। आगे बात करें तो 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और किनको किनको मिला उनकी बात कर लेते हैं। तो ये मिला है कोरवी रछंद को, जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं। अगला मिला है यूजे नियो लेमोस को, ये तिमोर लेस्ते मीरियम के निवासी हैं। और आगे मिला है कोरोनेल फेरर को, जो कि फिलीपींस के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है फंगा अभियान क्या है? फंगा अभियान ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का एक अभियान है और जिसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व को जोड़ देने के लिए वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को भी शामिल करने का आग्रह किया गया। जैसे हम कहीं भी किताब में क्या लिखा होता है, वनस्पतियों और जीवों, और उसमें कहा गया है कि अब वनस्पतियों, जीवों और कवकों, इन तीनों को एक साथ जोड़ा जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टीचर्स मंजिल आपकी राह हमारी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।